नमस्कार फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोसेस के बारे में जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का फाउंडेशन है, हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो सीमेंट को एक इनहेरेंट पाउडर से एक सॉलिड लोड बेयरिंग मटेरियल में बदल देता है। विदाउट हाइड्रेशन सीमेंट रिमेन्स इनएक्टिव, बट वंस इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर इट ट्रिगर्स अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रेशन होता क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है हाइड्रेशन प्रोसेस में, फेजेस ऑफ हाइड्रेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन द सिविल इंजीनियरिंग। सो अगर आप साइट इंजीनियर बनना चाहते हैं या सिविल के कॉन्सेप्ट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो इज योर लॉन्च पैड। तो तैयार हो जाओ एक एनर्जेटिक एग्जाम्पल पैक टेक्निकल जर्नी के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब ताकि हर कॉन्सेप्ट मिले फ्रेश एंड सॉलिड। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रेशन ऑफ द cement, the backbone of concrete is strength. So first let understand what hydration of the cement really means. Hydration is a chemical reaction that occurs when the cement particles comes in contact with the water. This reaction results in the formation of the hydration products that provide both strength and structure to the concrete. Essentially, without hydration, the cement would remains just a powder, incapable of fulfilling its purpose in construction. तो जब सीमेंट और पानी मिक्स होते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें सीमेंट पार्टिकल्स और वाटर रिएक्ट करके हाइड्रेशन प्रोडक्ट बनाते हैं। ये प्रोडक्ट कंक्रीट को अपनी स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर देते हैं। अगर हाइड्रेशन ना हो तो सीमेंट एक पाउडर की तरह ही रह जाता है, उसका कोई काम नहीं। मतलब सीमेंट को एक्टिवेट करने के लिए पानी जरूरी है। विदाउट हाइड्रेशन सीमेंट इज जस्ट अ पाउडर, इट नीड्स वाटर टू एक्टिवेट। तो चलिए अब बेसिक फैक्ट्स की तरफ चल देखते हैं हाइड्रेशन के बारे में और कैसे ये प्रोसेस कंक्रीट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हाइड्रेशन इज एन एक्सोथर्मिक। जब सीमेंट और पानी रिएक्ट करते हैं तो हीट रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। दैट इज हियर इज द हीट ऑफ हाइड्रेशन, राइट। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, मतलब ये हीट रिलीज करता है। नेक्स्ट इज द वाटर सीमेंट रेशियो दैट डायरेक्टली अफेक्ट द हाइड्रेशन प्रोसेस। बेसिकली द वाटर टू सीमेंट रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ज्यादा पानी डालेंगे तो कंक्रीट वीक हो जाएगा और कम पानी डालेंगे तो रिएक्शन प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं होगा। बैलेंस इज अ की। एक आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो से आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट फैक्ट इज दैट ओनली 23 to 25% ऑफ द वाटर बाय द वेट ऑफ द सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुल हाइड्रेशन। एक्स्ट्रा वाटर इज फॉर द वर्केबिलिटी। सो अगर बात करें हाइड्रेशन के लिए रिक्वायर्ड पानी की तो सिर्फ 23 से 25% की जरूरी होता है सीमेंट के वेट को कंपैरिजन में। बाकी पानी सिर्फ कंक्रीट को वर्केबल बनाता है जिससे आप उसे इजीली मिक्स कर सकते हो और प्लेस कर सकते हो। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ द हाइड्रेशन, ये प्रोसेस बहुत क्रूशियल है सेटिंग और हार्डनिंग के लिए। अगर हम So the process is crucial for setting and hardening of the cement, impacting the strength and durability of the concrete structures. जैसे एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग कंक्रीट चाहिए, वैसे ही प्रॉपर हाइड्रेशन से वो स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये था हाइड्रेशन का बेसिक प्रोसेस। समझ में आया? अब एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। इमेजिन करो आप एक बिल्डिंग की फाउंडेशन पोर कर रहे हो। अगर आपने पानी को का रेशियो गलत रखा तो फाउंडेशन कमजोर हो सकती है और जिसे आप पक्का समझ रहे हो वो टाइम के साथ क्रैक हो सकता है। हाइड्रेशन इज प्रॉपर्ली कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जैसे आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हो वैसे ही कंक्रीट को भी हाइड्रेटेड रखना पड़ता है, तभी वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो हाइड्रेशन के बिना कंक्रीट एक यूजलेस पाउडर है के जैसा होगा। पानी से रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन ही कंक्रीट को अपनी स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर देता है। हाइड्रेशन का प्रॉपर कंट्रोल आपके कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी को एनहांस करता है। सो ऑर्डिनरी सीमेंट कंपोजिशन एंड इट्स रोल इन द हाइड्रेशन। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी ओपीसी हर बिल्डिंग प्रोजेक्ट में यूज होता है, चाहे वो हाईवे हो, बिल्डिंग हो या ब्रिज। अब ओपीसी को समझना जरूरी है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। ओपीसी प्राइमरली कंपोज होता है चार मेन कंपाउंड्स होते हैं इसके जो हाइड्रेशन प्रोसेस में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। सो फर्स्ट वन इज द ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। This is the most abundant reactive compound, accounting for 50 to 70% of the cement mass. It hydrates rapidly, providing early strength and significant heat during the first few days of the curing. ये सीमेंट का एक मेन कंपाउंड है। 50 to 70%, 50 to 70% अर्ली स्ट्रेंथ देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और क्योरिंग के फर्स्ट डेज में हीट रिलीज करता है जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन फास्ट सेट हो जाता है। सेकंड आता है आपका डाइकैल्शियम सिलिकेट, present in a smaller amount, that is in 50 to 30%. It hydrates more slowly but contribute to the long term strength and the durability. इसकी वजह से कंक्रीट टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग रहता है। थर्ड कंपाउंड इज अ ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, टिपिकली
5 to 10%. This compound quickly react with the water and significantly influences the setting time and early heat evolution, often controlled by adding the gypsum to prevent the flash setting. ये फास्ट रिएक्टिंग है और सेटिंग टाइम को इन्फ्लुएंस करता है. अगर जिप्सम ऐड ना किया जाए तो रैपिड सेटिंग हो सकता है जो प्लेसमेंट को डिफिकल्ट बना देता है. नेक्स्ट इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट. दिस कंपाउंड constituent 5 to 15% of the cement provide a moderate early strength and color. Minor strength of the contribution. So ये थोड़ा less reactive है लेकिन early strength provide करता है और concrete को color भी देता है. So what is the role of gypsum? So gypsum is added to regulate the hydration of tricalcium aluminate, extending the working time and preventing the flush side. Without gypsum, tricalcium aluminate would react instantly with the water, leading to a rapid stiffening that hinders the proper placement of the compaction. So gypsum tricalcium aluminate को control करता है और flush side prevent करता है जिससे concrete easily place और compact हो सकता है. तो OPC के मेन कंपाउंड्स को समझकर आपको ये समझ में आता है कैसे हाइड्रेशन कंक्रीट को स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाता है. अगर आप ये प्रोसेस समझ गए तो आप अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो. अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. अगले वीडियो में मिलते हैं. देन अब हम एक्सप्लोर करेंगे सीमेंट हाइड्रेशन की केमिकल रिएक्शंस. सो केमिकल रिएक्शंस आपने सुना होगा कि कंक्रीट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सीमेंट की हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये हाइड्रेशन का प्रोसेस काम कैसे करता है. आज हम ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रापेरो एल्यूमिनेट की रिएक्शन समझेंगे जो कंक्रीट को स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले बात का हम करेंगे ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, हाइड्रेशन ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट की. सो व्हेन रिएक्ट विद द वाटर इट गिव्स कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट CH एंड हीट. सो बेसिकली ये रिएक्शन सबसे पहले बात करते हैं C3S की, जो सीमेंट को सबसे रिएक्टिव कंपाउंड है. ये रिएक्शन जब होती है तो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बनाता है जो कंक्रीट की प्राइमरी स्ट्रेंथ गिवर है. इसके साथ ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म करता है. कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट ये वो सब्सटेंस है जो कंक्रीट को हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है, दैट गिव्स स्ट्रेंथ. एंड कैल्शियम सिलिकेट ये एक बाय प्रोडक्ट है जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर में पोरोसिटी बढ़ाता है, लेकिन कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट के कंपैरिजन में ये स्ट्रेंथ में उतना कंट्रीब्यूट नहीं करता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रेशन ऑफ डाइकैल्शियम सिलिकेट की. ये कंपाउंड C3S से थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है. ये रिएक्शन कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन ये प्रोसेस स्लो होता है, इसलिए C3S लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ये एक की फैक्टर है जो कंक्रीट को ड्यूरेबल बनाता है और टाइम के साथ कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करता है. नेक्स्ट आता है दैट इज द हाइड्रेशन ऑफ ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट. ये रिएक्शन CSH एंड CH बनाता है, लेकिन ये रिएक्शन CSH नहीं बनाता. अब हम बात करेंगे ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट की. तो जल्दी जो वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन इसका रैपिड रिएक्शन से फास्ट फ्लैश सेट हो सकता है, जैसे जिप्सम ऐड करके कंट्रोल किया जा सकता है. ये रिएक्शंस इट्रिंगाइट्स बनाता है जो इनिशियल सेटिंग टाइम को रेगुलेट करता है. फिर इट्रिंगाइट टाइम के साथ मोनोसल्फो एल्यूमिनेट में कन्वर्ट होता है जो कंक्रीट को स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज द हाइड्रेशन ऑफ टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट. अब लास्ट कंपाउंड की बात करते हैं. ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, लेकिन ये फेरस इट्रिंगाइट्स एंड फेरस हाइड्रेट बनाता है. ये कंपाउंड थोड़ा कंट्रीब्यूशन करता है स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में, लेकिन उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता जितना C3S एंड C2S होते हैं. तो ये है मेन केमिकल रिएक्शन जो केमिकल हाइड्रेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. इन रिएक्शन की वजह से कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है और टाइम के साथ अपनी ड्यूरेबिलिटी मेंटेन करता है. हर कंपाउंड का अपना यूनिक रोल है जो फाइनल प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं. सो अब हम आगे बढ़ेंगे द फेजेस ऑफ द सीमेंट हाइड्रेशन. सो हम 5 की फेजेस को समझेंगे. इनिशियल पीरियड, इंडक्शन पीरियड, एक्सेलरेशन पीरियड, डी एक्सेलरेशन पीरियड एंड द स्टेडी पीरियड. सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. सो फर्स्ट फेज इज द इनिशियल प्री इंडक्शन पीरियड, दिस वन. एंड द टाइम इज 0 से 15 मिनट. सबसे पहले इनिशियल पीरियड को समझते हैं. जब आप सीमेंट और पानी को मिक्स करते हो, सबसे पहले जो रिएक्शन होता है वह बहुत रैपिड होता है, दैट यू हैव सीन इन दिस फिगर ऑल्सो, दैट इज द रैपिड हीट इनिशियल सेट, राइट. इस फेज में सीमेंट पार्टिकल और वाटर के बीच में केमिकल रिएक्शन शॉर्ट होती है जिससे हीट रिलीज होती है. इसको हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं. आपको इनिशियल सेट भी फील होता है, मतलब कंक्रीट थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है. ये टाइम बहुत क्रूशियल होता है क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक वर्क करेंगे तो सेटिंग शुरू हो सकता है. एंड ये फेज 0 से 15 मिनट्स तक होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज द इंडक्शन डॉर्मेंट पीरियड, स्लोअर रिएक्शन वर्केबिलिटी फेज 15 मिनट्स टू 2 आवर्स. अगली फेज है इंडक्शन पीरियड जिसमें रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है. ये डॉर्मेंट फेज कहलाता है, मतलब सीमेंट और पानी के रिएक्शन चलता रहता है, लेकिन वर्केबिलिटी की वजह से आप इजीली कंक्रीट को शेप दे सकते हो. इस टाइम दैट यू हैव सीन इन दिस फिगर ऑल्सो हेयर इंडक्शन पीरियड, इस टाइम के दौरान कंक्रीट अपने मैक्सिमम हीट रिलीज नहीं करता, लेकिन ये मैच्योरिटी फेज होता है जहाँ कंक्रीट थोड़ा सेटल हो रहा होता है और आपको कंस्ट्रक्शन का प्रॉपर वर्क करने के लिए टाइम मिलता है. ये फेज 15 मिनट से लेकर के 2 घंटे तक का होता है. नेक्स्ट फेज की बात करेंगे दैट इज एक्सेलरेशन फेज, दैट फॉर्मेशन रैपिड फॉर्मेशन ऑफ द CHS एंड स्ट्रेंथ गेन. सो बेसिकली एक्सेलरेशन पीरियड में हाइड्रेशन प्रोसेस रैपिड होता है. ये फेज सीमेंट का स्ट्रेंथ गेन करने स्टार्ट करने का होता है. ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट के हाइड्रेशन से कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट CSH का फॉर्मेशन फास्ट होता है जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का प्राइमरी कंट्रीब्यूटर होता है. इस फेज में कंक्रीट अपने स्ट्रेंथ में बहुत फास्ट ग्रोथ देख सकते हैं, इसलिए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एप्लीकेशंस के लिए ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये फेज 2 से 6 आवर्स का होता है. सो इन कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट फॉर्मेशन यहाँ पे होता है जो कंक्रीट का स्ट्रॉन्ग बनाता है. नेक्स्ट फेज वी आर टॉकिंग अबाउट द डीएक्सेलरेशन फेज, स्लोअर हाइड्रेशन दैट यू हैव सीन इन दिस फिगर इज ग्राफ ऑल्सो.
सो अब बात हम करेंगे डीएक्सेलेरेशन फेज की। इस फेज में हाइड्रेशन थोड़ा स्लो हो जाता है और स्ट्रेंथ गेन की रेट भी स्टेबलाइज होती है। कंक्रीट अपनी इनिशियल स्ट्रेंथ को होल्ड करता है और हाइड्रेशन प्रोसेस थोड़ा स्टडी हो जाता है। ये फेज कंक्रीट के मैच्योर स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, जिससे स्ट्रेंथ को फाइनल स्टेबलाइजेशन होती है। ये फेज 6 से 24 आवर्स के बीच में होता है। स्ट्रेंथ स्टेबलाइज हो जाता है और लॉन्ग टर्म हाइड्रेशन के लिए फाउंडेशन प्रिपेयर हो जाती है। नेक्स्ट फेज इज द लास्ट फेज, दैट इज द स्टेडी स्टेट, लॉन्ग टर्म हार्डनिंग, ऑनगोइंग हाइड्रेशन। सो फाइनली स्टेडी स्टेट फेज की बात करते हैं। ये फेज एक दिन से लेकर के एक साल तक चल सकता है। इस फेज में हाइड्रेशन प्रोसेस ऑनगोइंग रहता है, लेकिन ये स्लो होती है। कंक्रीट अपनी फाइनल स्ट्रेंथ को रीच कर रहा होता है और कंटिन्यूस हार्डनिंग होती रहती है। कंक्रीट को लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी इस फेज पे डिपेंड करता है और इसके लिए आपको प्रॉपर क्यूरिंग की जरूरत होती है। ये फेज इंश्योर करता है कि कंक्रीट टाइम के साथ अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करने और लॉन्ग लास्टिंग हो। तो ये फेज एक दिन से लेकर के ईयर्स तक रहता है। तो ये है सीमेंट हाइड्रेशन की 5 फेजेस। हर फेज का अपना इंपॉर्टेंस है और इन फेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है जब आप प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ हाइड्रेशन के, जो सीमेंट हाइड्रेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, हाइड्रेशन एक क्रूशियल प्रोसेस है कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस को बूस्ट करते हैं या फिर स्लो कर देते हैं। तो चलिए इन फैक्टर्स को समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज द वाटर सीमेंट रेशियो। हाई रेशियोज कैन लीड टू द लोअर स्ट्रेंथ। सबसे पहले बात करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो की। ये रेशियो हाइड्रेशन के प्रोसेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जब आप ज्यादा पानी डालते हो तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो सकती है, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर से हाइड्रेशन का प्रोसेस प्रॉपर नहीं होता। आइडियल रेशियो इज 0.4 to 6 होता है। अगर वाटर ज्यादा हो तो कंक्रीट वीकर हो सकता है और अगर वाटर कम हो तो हाइड्रेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट हो सकता है। तो वाटर सीमेंट रेशियो कंट्रोल करके आप कंक्रीट की स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट फैक्टर इज द टेम्परेचर दिस। तो एलिवेटेड टेम्परेचर एक्सेलरेट द हाइड्रेशन। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है हाइड्रेशन प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाता है, मतलब सीमेंट ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है और ज़्यादा हीट रिलीज होती है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो थर्मल क्रैकिंग हो सकता है, इसलिए टेम्परेचर को कंट्रोल में रखना जरूरी है, स्पेशली अगर आपको मास कंक्रीट का यूज़ करना हो। हाई टेम्परेचर हाइड्रेशन को स्पीड अप करता है, लेकिन एक्सट्रीम टेम्परेचर से क्रैक भी हो सकता है। थर्ड फैक्टर इज द सीमेंट फाइनस। फाइनर सीमेंट पार्टिकल हाइड्रेट मोर क्विकली। तो सीमेंट फाइनस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब सीमेंट पार्टिकल ज़्यादा फाइन होते हैं तो उनकी सरफेस एरिया भी बढ़ जाती है, जिससे हाइड्रेशन ज़्यादा फास्ट होता है। फाइनर सीमेंट पार्टिकल जल्दी रिएक्ट करते हैं पानी के साथ और अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं, लेकिन बहुत फाइन सीमेंट को यूज़ करना भी थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि एक्सेस फाइनस हाइड्रेशन को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फाइनर सीमेंट पार्टिकल से फास्टर हाइड्रेशन होता है, लेकिन एक्सेस फाइनस का ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट फैक्टर इज द एडमिक्सचर्स। तो केमिकल एडिटिव्स कैन मॉडिफाई हाइड्रेशन रेट्स। एडमिक्सचर्स का रोल भी हाइड्रेशन प्रोसेस को मॉडिफाई करना होता है। आप केमिकल एडिटिव्स यूज़ करके हाइड्रेशन रेट को एक्सेलरेट या स्लो कर सकते हैं। प्लास्टिसाइजर्स कंक्रीट को ज़्यादा वर्केबल बनाते हैं और एक्सेलरेटेड हाइड्रेशन को फास्ट करते हैं। अगर आपको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट या लो टेम्परेचर क्यूरिंग चाहिए तो एडमिक्सचर्स का यूज़ करना बेनिफिशियल हो सकता है। एडमिक्सचर से आप हाइड्रेशन प्रोसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। And the last factor is that curing condition. Your proper curing ensures the optimal hydration and strength डेवलपमेंट। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्यूरिंग कंडीशन। अगर क्यूरिंग प्रॉपर नहीं होती तो सीमेंट का हाइड्रेशन इनकम्प्लीट हो सकता है। क्यूरिंग से हम पानी को कंक्रीट में रिटेन करते हैं, जो हाइड्रेशन को कंटिन्यूस रखता है। प्रॉपर क्यूरिंग से कंक्रीट की स्ट्रेंथ डेवलप होती है और ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। अगर आप क्यूरिंग को निगलेक्ट करते हो तो कंक्रीट वीक हो सकता है और क्रैक भी डेवलप हो सकता है। प्रॉपर क्यूरिंग से हाइड्रेशन को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो सीमेंट हाइड्रेशन को अफेक्ट करते हैं। तो तो अब हम देखेंगे कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो हाइड्रेशन प्रोसेस को अपने एडवांटेज में यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज हायर अर्ली स्ट्रेंथ कंक्रीट फॉर द रैपिड कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले बात करेंगे हाई अर्ली स्ट्रेंथ कंक्रीट के बारे में। इसको यूज़ बहुत रैपिडली कंस्ट्रक्शन करने वाले प्रोजेक्ट्स में होता है, जैसे हाईवे, रनवे और टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स। जब आपको जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए होती है तो आप एक्सीलरेटर्स और हाई क्वालिटी सीमेंट का यूज़ करते हो, जो हाइड्रेशन को फास्ट करते हैं। ऐसे कंक्रीट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा होता है, जो जल्दी रिएक्ट करके इनिशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल सोचो, अगर आपको एक एयरपोर्ट रनवे बनाना है और प्रोजेक्ट की डेडलाइन टाइट है, तो हाई अर्ली स्ट्रेंथ कंक्रीट आपको हेल्प करेगा ताकि आप जल्दी से नेक्स्ट फेज में मूव कर सकें। सेकंड एप्लीकेशन इज द सल्फेट रेजिस्टेंट कंक्रीट फॉर द मरीन एंड केमिकल एक्सपोजर। दूसरी एप्लीकेशन है सल्फेट रेजिस्टेंट कंक्रीट का। यहाँ पर हाइड्रेशन प्रोसेस का कंट्रोल करके आप सल्फेट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज अचीव करते हो। जो कंक्रीट को मरीन एनवायरमेंट या केमिकल प्लांट्स में यूज़ करना होता है तो सल्फेट आयंस का अटैक होने के रिस्क होता है। ये कंक्रीट डाइकैल्शियम सिलिकेट और टेट्रा एल्यूमिनो फेरेट कंपाउंड्स को मॉडिफाई करके बनाया जाता है, जिससे कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी बढ़ता है और सल्फेट अटैक से कंक्रीट प्रोटेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल डैम्स या मरीन स्ट्रक्चर्स में ये कंक्रीट यूज़ होता है, जैसे सी वॉल्स और डॉकयार्ड्स में। एंड अनदर एप्लीकेशन इज द मास कंक्रीट स्ट्रक्चर एंड हीट कंट्रोल। तो अगला एप्लीकेशन द मास कंक्रीट स्ट्रक्चर का है, जैसे डैम्स या लार्ज फाउंडेशंस। इन स्ट्रक्चर्स में कंक्रीट की लार्ज वॉल्यूम होती है, जहां हाइड्रेशन प्रोसेस काफी हीट जनरेट करता है। अगर ये हीट कंट्रोल नहीं किया जाए तो कंक्रीट में थर्मल क्रैकिंग हो सकता है, इसलिए क्यूरिंग और टेम्परेचर कंट्रोल टेक्निक यूज की जाती है, जिससे हाइड्रेशन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया जा सके और स्ट्रेंथ को मेंटेन किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल 3 जॉर्ज डैम इन टेरेस इन चाइना जैसे मैसिव स्ट्रक्चर्स में मास कंक्रीट का यूज होता है। यहाँ पर हीट को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल टेक्निक्स और लो हीट सीमेंट्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड हाई राइज बिल्डिंग्स, जहाँ कंक्रीट का हाइड्रेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ब्रिज में देखें तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को फास्ट सेट करना जरूरी होता है ताकि ट्रैफिक मूवमेंट जल्दी रिज्यूम हो सके
करके यहाँ हाई अर्ली स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज़ होता है। और इन डैम्स में जैसे हमें पहले डिस्कस किया, मास कंक्रीट में हाइड्रेशन को केयरफुली कंट्रोल किया जाता है ताकि कंक्रीट को ड्यूरेबिलिटी हाई रहे और कोई क्रैक ना आए। और हाई राइज बिल्डिंग्स में सल्फेट रेजिस्टेंट कंक्रीट का यूज़ होता है जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से स्ट्रक्चर को सेव करता है। दोस्तों, हाइड्रेशन का प्रोसेस सिर्फ एक थ्योरी नहीं, ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाई अर्ली स्ट्रेंथ कंक्रीट, सल्फेट रेजिस्टेंट कंक्रीट, मास कंक्रीट स्ट्रक्चर्स और लार्ज स्केल बिल्डिंग्स में हाइड्रेशन का कंट्रोल करके ही हम अपने प्रोजेक्ट को सेफ, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल बना सकते हैं। आज हमने सीमेंट हाइड्रेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा। सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में। तो चलिए अब हम की टेकअवेज को समझते हैं विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो आपको अपनी कंस्ट्रक्शन नॉलेज को और एनहांस करने में मदद करेंगे। So first is the cement hydration is crucial for the concrete strength and durability occurring in the phases like initial mixing and steady development. हाइड्रेशन के बिना सीमेंट सिर्फ एक पाउडर है। सीमेंट को एक्टिवेट करने और उसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए वाटर जरूरी होता है। जब वाटर और सीमेंट रिएक्ट करते हैं तभी कंक्रीट की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी डेवलप होती है। सोचो एक हाई राइज बिल्डिंग की फाउंडेशन की बात करते हैं। अगर सीमेंट हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होता तो बिल्डिंग का फाउंडेशन वीक हो जाता है और लॉन्ग टर्म में क्रैक आने लगते हैं। आपने देखा हो कि ब्रिजेस के रिपेयर करते वक्त भी हाइड्रेशन प्रोसेस को प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जाता है, तभी उनकी लॉन्गेविटी मेंटेन होती है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द हाइड्रेशन इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग कंक्रीट परफॉर्मेंस एंड इंश्योरिंग रेजिलियंस इन द वेरियस कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशंस। अगर हम हाइड्रेशन के प्रोसेस को अच्छे समझते हैं तो हम कंक्रीट की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और हर फेस को कंट्रोल करके हम कंक्रीट को रेजिलिएंट और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल सल्फेट रेजिस्टेंट कंक्रीट समझेंगे। ये मरीन एनवायरमेंट में यूज होता है। मरीन स्ट्रक्चर जैसे डैम्स हो गए, उसमें सल्फेट अटैक होना कॉमन है। अगर हाइड्रेशन प्रोसेस सही से मैनेज नहीं होता तो ये सल्फेट आयंस कंक्रीट को डैमेज कर देते हैं। इसलिए हाइड्रेशन को ऑप्टिमाइज करना जरूरी होता है ताकि कंक्रीट का स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी हाई रहे। Next, the importance of the hydration extends to the strength development, binding properties, durability, and enhanced workability in the construction projects. हाइड्रेशन का रोल सिर्फ कंक्रीट को स्ट्रॉन्ग करने तक लिमिटेड नहीं है। ये कंक्रीट की बाइंडिंग प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करता है, उसकी वर्केबिलिटी को एनहेंस करता है और ड्यूरेबिलिटी को भी बूस्ट करता है। फॉर एग्जांपल मास कंक्रीट स्ट्रक्चर जैसे डैम्स में हम हीट ऑफ हाइड्रेशन का कंट्रोल करते हैं। अगर सीमेंट हाइड्रेशन ठीक से मैनेज ना हो तो कंक्रीट में एक्सेसिव हीट जनरेशन हो सकती है जो क्रैक कॉज करेगा। इसलिए कंक्रीट को वर्केबिलिटी को भी मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब लार्ज वॉल्यूम का कंक्रीट पोर किया जा रहा हो। तो दोस्तों, हाइड्रेशन का प्रोसेस कंक्रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस प्रोसेस को अच्छे से समझकर ऑप्टिमाइज करते हैं तो हम अपने प्रोजेक्ट को और ज़्यादा ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बना सकते हैं। हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में प्रॉपर हाइड्रेशन को समझना और इसे मैनेज करना एक एसेंशियल स्किल है जो कि एक सिविल इंजीनियर को सीखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंजीनियरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिखें और हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। सो स्टे हाइड्रेटेड, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप बिल्डिंग। थैंक यू।